तो नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, अपने और अपनों का अच्छा से ख्याल रख रहे होंगे। मैंने इसके पहले 2 वीडियो बनाया, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। आज मेरा यह तीसरा वीडियो है और आज का वीडियो एक सच्ची कहानी पे निर्भर है। और ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊँ उसके पहले ये बता दूँ कि ये कहानी आप लोगों को सुनाऊँगा और इस कहानी के बाद मैं इस कहानी का कहानी सुनाऊँगा। एक रमेश नाम का आदमी था। रमेश नाम का आदमी था, उसको उम्र कैद की सज़ा, सॉरी, फांसी की सज़ा हो गई थी। फांसी की सज़ा हो गई थी। तो होता है ना, अक्सर हमारे यहाँ की जिस भी कैदी की फांसी की सज़ा हो जाए और तो उससे फांसी के एक दिन पहले पूछा जाता है उसकी आखिरी ख्वाहिश। तो आम कैदियों की तरह इसे भी पूछा गया कि कल तुम्हारी फांसी होने वाली है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तुम बोलो, अगर पूरा करने वाला होगा तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। और जेलर उसको पूरा करते भी हैं, सब जितना तक हो सकता है कोशिश करते हैं पूरा करने की, जो जायज़ ख्वाहिशें होती हैं। तो रमेश बोला कि मैं शादी से एक दिन पहले अपनी वाइफ से पूरी रात मिलना चाहता हूँ और अपने वाइफ के साथ पूरी रात गुजारना चाहता हूँ। जेलर परेशान हो गया, सन्न हो गया। जिस इंसान को कल के डेट में फांसी होने वाली है वो अपने वाइफ से मिलना चाहता है, लेकिन अब डायरेक्टली उसको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकता, उस पर ध्यान तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आखिरी ख्वाहिश पूछी है और वो अपने आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। और वो अगर अपने वाइफ से एक रात मिलना चाहता है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ऐसे आप 2 व्यक्तियों को एक साथ रात में छोड़ भी नहीं सकते, एज पर जो लॉ का, जो कानून का जो नियम है। तो एज पर लॉ आप उन लोगों को अकेले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। पता चले रात में वो आत्महत्या कर लिया और उसके चक्कर में इसकी वाइफ भी आत्महत्या कर ली, कुछ भी हो सकता है। सोचने को तो हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, वैसे एक आम आदमी की तरह वो जेलर भी सोचा। लेकिन फिर भी उसने अपने जितने भी उसके साथ काम करने वाले थे, सिपाही, 2-4 लोगों को, जो 2-4 प्रमुख थे जिसके साथ उसका अच्छा बनता था, वो जेलर ने उपाय सोचा और इस पे गौर फरमाने के लिए सबको कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि इसका आखिरी ख्वाहिश पूरा हो जाए। तो वो लोग लास्ट में यही सोचे कि ठीक है, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन अब छोड़ना भी नहीं है अकेले में दोनों लोगों को रात में, और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं। तो आप कुछ गलत तरीके से उन लोगों के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले सकते कि वो लोग रात में क्या कर रहे हैं, और ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते, और बिना कुछ जाने उन लोगों को अकेले छोड़ भी नहीं सकते। तो इन लोगों ने एक उपाय सूझा इन लोगों के अंदर, और ये लोग आपस में बात किए कि हस्बैंड वाइफ हैं, रिश्ता ही अलग है, नाता ही अलग है हस्बैंड वाइफ का, और नाइट में बुला रहा है, तो बात भी अलग अलग तरीके से दिमाग में आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वीडियो कैमरा वगैरह किधर लगाना तो सही नहीं है, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ होगा। तो वो लोग क्या किए कि एक वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, वॉइस रिकॉर्डर, वो लोग
प्लान किए कि ठीक है, जो जेलर का रूम है उसी रूम में दोनों को हम लोग मिलने को बोलेंगे रात में। तो जिस दिन मिलना है उसके एक दिन पहले उस वॉइस रिकॉर्डर को उस रूम में शिफ्ट किया जाता है, अच्छा से सेट किया जाता है ताकि उन लोगों को कहीं दिखे नहीं। और उस वॉइस रिकॉर्डर का कनेक्शन डायरेक्ट ये लोग अपने केबिन तक कनेक्ट करते हैं। फिर उस इनके वाइफ को ये पैगाम भेजा जाता है कि आपके हस्बैंड हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? तो उसकी वाइफ बोल रही है कि ये तो मेरे अहोभाग्य कि मेरे पति मरने से एक दिन पहले मेरे साथ रहेंगे, इससे बड़ी खुदकिस्मती और मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी मरने से एक दिन पहले। तो वाइफ भी राज़ी हो गई। दोनों को मिलाने का प्रोग्राम रखा गया और इधर सब कुछ सेटिंग हो चुका था। वो लेडीज आई, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो ऐसे नॉर्मल फैमिली के बारे में जैसे बातें चित होती हैं वैसे हो रहा है। बाद में दोनों आपस में रोने लगे। आपस में दोनों जब रोने लगे तो एकदम ये लोग जेलर वगैरह उस रोने की आवाज़ सुन के दोनों सन्न, ये लोग सन्न हो गए कि क्या चल रहा है। ये लोग तो कुछ अलग ही सोच रहे थे, क्या चलने लगा? क्योंकि पहले फैमिली के बारे में पूरा बातचीत हो रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है, बगल वाला कैसा है। फिर रोना धोना चालू हुआ। रोने धोने के बाद हस्बैंड बोल रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, जैसा कि वो शुरू से ही चिल्लाते आ रहा था। अदालत में चिल्लाया, बाहर चिल्लाया, सब जगह चिल्लाया कि मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। तो इसकी वाइफ पूछी कि ठीक है, आपने पूरे ज़माने को ये बता दिया कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि आप बेगुनाह हैं? आज आपके साथ कल जो भी होगा, मैं ये चाहती हूँ कि एक दिन पहले आप मेरे को वो सारी सच्चाई बताएं जो आपके साथ हुआ, ताकि कम से कम मैं दुनिया वालों के सामने ये सर उठा सकूं और बोल सकूं कि मेरा पति निर्दोष था। वो उसका हस्बैंड रोने लगा और रोते रोते बताने का कोशिश ये किया। और ये भी नहीं है कि उसमें कुछ दिखावा है, कुछ बनावटी है। वो माइक्रोफोन ऐसे जगह पे सेट किया हुआ था वो टेबल के नीचे कि वो लोग चाह के भी कहीं से उसको भनक उन लोगों को नहीं लग सकता था। वो चाह के भी कहीं से उस माइक्रोफोन के देख नहीं सकते थे। तो हस्बैंड बताने लगा कि हमारा एक दोस्त था उमेश, हम दोनों अच्छे दोस्त से शुरू से, एक साथ पढ़े, एक साथ नौकरी लगी। तो नौकरी के लिए हम लोग इस कंपनी में गए। और वो बात आपको बता दूं, नोएडा में वो कंपनी का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। नोएडा में ये कंपनी है जिसमें वो लोग काम करते थे। वो नाम बताया कि हम लोग इस कंपनी में काम करते थे। अच्छा से हम दोनों आपस में, क्योंकि शुरू का दोस्ती था, तो एक दूसरे पे अटूट प्यार और विश्वास, दोनों अच्छा से एक ही रूम में रहते, एक साथ खाना बनाते, एक साथ ड्यूटी जाते, एक साथ ड्यूटी करके आते। अचानक से ड्यूटी करते 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 एक बार इसके साथ ये हुआ कि रमेश की एक लड़की से परिचय हो गया। उस लड़की से परिचय होने के बाद, अब परिचय होता है तो हालचाल और धीरे धीरे तो बातचीत बढ़ने लगती हैं। तो बातें करते 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 ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रमेश और उसकी जो वो लड़की थी, ये आपस में दोनों अच्छे दोस्त बन गए।
ऐसे दोस्त बन गए कि इसके लिए वो लड़की खाना अपने घर से बना के लेके आती और अपने एक साथ ये दोनों टिफ़िन शेयर करते। ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में ये अपने दोस्त को भूल जाता, ये भी दोस्त को भी साथ में रखता, दोस्त को भी जो भी बनता वो खिलाता, लेकिन वो लड़की उसको खाने के लिए नहीं बोलती, ये खुद से उसको बोल के बैठाता और खिलाता। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। ये लोग खूब खुशहाल। इसका जो दोस्त था उसका उमेश नाम था। अब उसको इन लोगों की ये जो दोस्ती है जो इतनी अच्छी है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगता और वो अंदर अंदर इससे जलने लगा। और वो ये सोचता कि जैसे इससे वो बात कर रही है, मेरे से भी बात करे, लेकिन वो बात इससे करती नहीं। वो केवल हाय हेलो करके अपना रास्ता देखती। फिर अब ये देखा कि कुछ बात बन नहीं रहा, तो ये अपने दोस्त से सिफारिश किया कि यार वो जो तेरी दोस्त है ना, वो बहुत सुंदर है, मेरे से बात कराना, बोल कि वो तुमसे बात करना चाहता है, उससे तुम बात करो। तो ये लड़का बोला, जो रमेश था वो बोला कि मैं क्यों बोलूं, और वैसे भी वो तुमसे बात तो करती है। तो नहीं, वो तुमसे जैसे बात करती है वो मेरे से बात नहीं करती, मेरे से केवल हाय हेलो करती है। ऐसे ऐसे होता गया। अब ये नफरत करने लगा उस लड़की से। कुछ दिन ऐसे ही चला, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना चलने के बाद चलते रहा। लास्ट में वो लड़की बोली कि रमेश, मैं तुम्हारे रूम पे एक बार आना चाहती हूँ, तुम लोग कैसे रहते हो मैं देखना चाहती हूँ। रमेश खूब खुश हुआ कि इससे अच्छी क्या बात है कि आप मेरे रूम पे आओ, आप मेरे रूम पे आओ, देखो हम लोग कैसे रहते हैं, खाना बनाएंगे, खाना, रहना दिन भर, फिर चली जाना। खूब खुश था रमेश। वो लड़की आई। रमेश में भी कुछ सामान नहीं था रूम पे, कुछ ऐसा था जो नहीं था, उसको लाने के लिए वो मार्केट गया। मार्केट से आया तो देखा कि वो लड़की मरी हुई है। मे भी 45 और 50 मिनट लगा था उसको मार्केट से आने में। वो आया तो देखा कि लड़की मरी पड़ी है। कैसे हो गया? वो आके झकझोर रहा है, उसका शरीर को झकझोर रहा है, ऐसे हिला रहा है, वो हिल ही नहीं रही है, सांसें नहीं है, और रोने लगा रूम में। अब जैसे रूम में रो रहा है, वैसे देख रहा है कि उसका भाई भी आ गया, भाई बोल रहे हैं, उसका दोस्त भी आ गया। तो अपने वाइफ से वो बता रहा है कि वो भी मेरे रोने के तुरंत 5 या 10 मिनट बाद वो अंदर आ गया, और वो आके मेरे से बोल रहा है कि रमेश, ये तुमने क्या किया, हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग फंस जाएंगे। और वो चिल्ला के मोहल्ला वालों को इकट्ठा कर दिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्यों, और हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि मैं तो गया था सामान लाने और 45 मिनट 50 मिनट मेरे को लगा आने में, और मैं आया तो मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो यही मेरी कहानी है। मैं तुमको यही विश्वास दिला रहा हूँ कि मैंने खून नहीं किया। मैं यही हर जगह, कोर्ट में, थाने में, हर जगह यही बोलता रहा कि मैंने खून नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसके शरीर पे मेरे उंगलियों के निशान थे। वहाँ पे चाकू पड़ा था, उस चाकू को मैंने छुआ था, क्योंकि वो शरीर में लगा था, वो चाकू मैंने खींचा था, उस पर मेरे उंगलियों के निशान थे। तो किसी ने मेरे बात का भरोसा नहीं किया और मुझे सज़ा सुनाई गई। यही मेरी कहानी थी। तो उसकी वाइफ बोले कि तुमको क्या लगता है, अगर तुमने खून नहीं किया तो ये 45 मिनट में कौन खून कर सकता है? तो उसका दोस्त बोला कि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे नहीं रहने के बाद ऐसा कैसे हुआ और कौन खून कर सकता है, क्योंकि दूसरा कोई तो जानता भी नहीं था कि वो लड़की मेरे रूम पे आने वाली थी। हाँ, एक इंसान जानता था,
वो मेरा दोस्त था, लेकिन मैंने कुछ उसको देखा नहीं तो मैं उसको बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा शुरू का दोस्त था और हम लोग शुरू से ही साथ में रहे थे। तो पूछी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम खून नहीं किए और तुम्हारा दोस्त भी नहीं था, तुम भी रूम पे नहीं थे, कोई दूसरा जानता भी नहीं था, और उस लड़की का खून भी हो गया, और तुम आके रूम में रो रहे हो। उसके 5 ही मिनट बाद आके वो तुम्हारा दोस्त भी आया और चिल्लाने लगा, और वो तुमसे बोल के गया था ये बात कि मैं आज थोड़ा जा रहा हूँ, मुझे दूसरा काम है। तो जिस दिन तुम बोले थे उसको कि वो लड़की आ रही है, वो बहुत एक्साइटेड था, जैसा कि तुम बताए हो कि बहुत एक्साइटेड था, कि खूब खुश था कि कल वो आएगी। और जब उसको आने का टाइम हुआ, उसी दिन वो सुबह में निकल गया, ये बोल के कि मेरे को कुछ अर्जेंट काम है। इसका दोस्त का भी थोड़ा घूमने लगा। फिर भी ये क्या करे, देखा नहीं था कुछ नहीं। तो इसकी वाइफ बोली कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त नहीं है, ऐसा तो नहीं कर दिया कि तुमको इस चक्कर में डाल दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो तुम दोनों का क्या है आपस में वो देखने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए वो उधर ही कहीं छिप गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसका दोस्त बोला होने को कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को नहीं पता, मैंने देखा नहीं, और देखा नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। फिर ये दोनों इतना बात करके चुप हो गए। ठीक है, मैंने जो किया वो तो अब मेरे को मिलेगा, मैं नहीं देखा हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, सज़ा मिलेगा मुझे, और मुझे फांसी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस मैं तुमको इसीलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता सकूं। फिर इसकी वाइफ और ये दोनों आपस में बात करके फिर रोने लगे। तब तक सुबह हो गई। सुबह हुई तो ये लोग जेलर और इसके साथ में जो 3-4 सिपाही थे, ये सब लोग तो ये इस बात को सुने हुए थे। अब ये दोनों आपस में बात करने लगे, ये सब लोग, कि भाई ये तो बेगुनाह नहीं है, और बेशक 4 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये लोग भी अब डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते थे। इन लोगों ने प्लान किया, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को हम लोग लेके कोर्ट में चलेंगे, और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के सहारे हम लोग इसका आवाज़ को बुलंद करेंगे, और इस केस को दोबारा से रीओपन करने की कोशिश करेंगे। फिर से ये लोग उस ऑडियो के सहारे बात को आगे बढ़ाए। अदालतें लगी, जज के सामने इस ऑडियो को सुनाया गया। सुनाने के बाद उस फैक्ट को रखा गया। फिर इसके दोस्त की छानबीन हुई, जांच पड़ताल हुआ कि वो किधर है। दोबारा से उसको पकड़ा गया, उसका फिंगरप्रिंट लिया गया, और उसका फिंगरप्रिंट में ये पाया गया कि दोषी उसका दोस्त था, ये नहीं। तो कभी कभी आंख बंद करके किसी पे भरोसा करना भी गलत होता है। और लास्ट में जाते जाते वही बात जो मैं आपको बोला था कि पहले इस कहानी को सुनाऊंगा और फिर इस कहानी की सच्चाई को बताऊंगा, इस कहानी की कहानी को बताऊंगा। तो ये कहानी यूँ है कि एक्चुअल में ये कहानी कुछ है ही नहीं। इस कहानी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। आप लोग हर जगह ये अभी सुन रहे होंगे, इस कहानी को हर जगह सुन रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने तरीके से इस कहानी को बता रहे हैं। कोई किसी शहर का नाम लेके, कोई किसी शहर का नाम लेके, कोई किसी शहर का नाम लेके। लेकिन जहाँ की ये फैक्ट कहानी थी, जिसको लगा कि हाँ वहीं का है, हम लोगों ने उस जगह पे जाके इस कहानी के बारे में छानबीन किया। पता चला कि इस कहानी से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है किसी का। तो बस
आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते फिर वही बात, भरोसा सब पे करिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, उतना ही करिए जितना कि करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कब कौन बदल जाए ये कोई नहीं जानता। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।